हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या विहार साइंस कोचिंग में। तो कैसे आप सभी लोग मेरे प्यारे छात्रों? तो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास एकदम गर्दा मचाने वाला है बाबू। आप सभी के लिए लेके आ गए हैं बाबू 100 एकदम VVI सब्जेक्टिव सोशल साइंस 10th वाले बच्चों के लिए। ठीक है, आज की क्लास एकदम धमाकेदार होने वाला है बाबू। इसमें टारगेट है बाबू 200 व्यूज का। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। ठीक है आप सभी लोग, और जो भी बच्चे नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एक बार। ठीक है, और यदि वीडियो पसंद आएगा बाबू तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिएगा आप सभी लोग। चलिए फर्स्ट पार्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के बीच। ठीक है, आज की क्लास एकदम धमाकेदार होने वाला, तो वीडियो के अंत तक आप सभी लोग बने रहिएगा। यदि वीडियो को बीच में आप लोग छोड़ देते हैं बाबू तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगा, फिर आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। हम प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझाएंगे आप सभी को। ठीक है, डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते बिना टाइम गवाए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, सोशल साइंस। आप लोग तो थंबनेल को देख ही लिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? जब 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुए थे उसके क्या कारण थे? तो उसके कारण जो थे बहुत सारे थे, यानी प्रमुख कारण थे। पहला कारण क्या था कि मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव। जो मध्यम वर्ग के जो लोग होते थे उनको शासन पर प्रभाव किया जाता था। दूसरा क्या बताया गया कि राजनीतिक दलों में जो राजनीतिक दल होते थे उसमें संगठन का अभाव था। तीसरा क्या बात था कि समाजवाद का प्रसार था। क्या था? समाजवाद का प्रसार था। इस प्रकार से हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन एकदम पूछ लिए जाते हैं बाबू, एकदम VVI प्रश्न है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आप सभी लोग बने रहिएगा। हम इससे एकदम मजेदार मजेदार क्वेश्चन आपके लिए लेके आते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित थी। ठीक है, निम्नलिखित बाधाएं थी। देखिए इसमें पहला क्या है पॉइंट कि लगभग 300 छोटे छोटे राज्य। जर्मनी की जो बाधाएं थे एकीकरण का, उसमें पहला पॉइंट क्या था? लगभग 300 छोटे छोटे राज्य थे। अब इन 300 छोटे छोटे राज्यों में व्यापक राजनीति, सामाजिक, धार्मिक विषमताएं होते रहते थे। ठीक है, और तीसरी बात यह बताया गया कि राष्ट्रवाद की भावना का भी इसमें अभाव था। किसमें? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं में। ठीक है, और तीसरा है कि ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप, ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप होना। समझ रहे हो ना? ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो आप लोग सेम इसी तरह से एग्जाम में भी लिखना जिस प्रकार को आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू। देखिए ये क्वेश्चन हमको लगता है कि ये क्वेश्चन प्रत्येक साल लगभग पूछा गया है। ठीक है, और इस बार भी पूछेगा। ठीक है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी? इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी? तो इटली जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रेलिया की शर्त पर हुआ था। इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था बाबू, वो किसके शर्त पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के शर्त पे हुआ था। क्योंकि इटली एवं जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रेलिया का क्या था? अधिपति था, राज्य था और हस्तक्षेप भी था। ऑस्ट्रेलिया को इटली और जर्मनी से बाहर करके ही दोनों का एकीकरण करना संभव था। जब तक ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी और इटली से बाहर नहीं किया जा सकता तब तक इसका एकीकरण संभव नहीं था। जब तक इसको बाहर नहीं करते ऑस्ट्रेलिया को, तब तक इटली और जर्मनी का जो एकीकरण था वो संभव नहीं था। तब ये दोनों राष्ट्र, एक इटली और दूसरा जो जर्मनी है बाबू, वो दोनों ने ऑस्ट्रेलिया को बाहर निकालने का, ठीक है, बाहर निकालने के लिए विदेशी सहायता ली, विदेशों से सहायता लिया ताकि ये ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर सके। और ये दोनों इटली एवं जर्मनी
अपना जो है राज्य स्थापित कर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है, ये आपका शॉर्ट प्रश्न है और प्रत्येक साल पूछी जाते हैं बाबू, याद रखिएगा। राष्ट्रवाद क्या है, यानी राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, ध्यान से समझिए। राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्यापक एक भावना। राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्यापक एक क्या है, भावना है, और जो उनमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पूर्ण जागरण की परिणाम है। कहने का अर्थ यह हो बाबू, राष्ट्रवाद जैसे हमारा राष्ट्र, समझ रहे हो ना, अपना अपना राष्ट्र को ज्यादा ध्यान से समझिए। कहा गया कि राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, जो भौगोलिक जिस क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे वहां की संस्कृति, समझ रहे हो ना, समाज में प्रवेश यानी परिवेश, समाज में किस प्रकार से रहते हैं, उनके बीच किस प्रकार से एकता है, उन सबको वो एक भावना की तरह जो दिखाता है, उसे ही क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बाबू, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, सारे क्वेश्चन बस इतना ही आप लोगों को करना है, एग्जाम में एकदम बल्ले बल्ले 95% करके आना है बाबू आप सभी को। इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, मात्र सोशल साइंस में एक सब्जेक्टिव आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था बाबू, तो याद रखिएगा 1939 से 1945 के बीच में, समझ लो, 1939 से स्टार्ट हुआ और 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। बड़े बड़े देशों ने इसमें भाग लिया था, समझ रहे हो ना आप सभी लोग। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उनके बाद जो पूंजीवादी दो राष्ट्र थे, पूंजीवादी जो राष्ट्र थे अमेरिका, और साम्यवादी जो राष्ट्र थे वो रूस थे, उन दोनों के बीच प्रत्यक्ष रूप से युद्ध न होकर वाक द्वंद द्वारा, हथियार के द्वारा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। मतलब जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उनके बाद जो पूंजीवादी राष्ट्र थे अमेरिका और साम्यवादी राष्ट्र जो थे वो रूस थे, उन दोनों के बीच प्रत्यक्ष रूप से वाक द्वंद द्वारा, हथियारों के द्वारा एक दूसरे को पराजित करने की कोशिश करते थे। और यह युद्ध जो है कभी भी हो सकता था, यही शीत युद्ध हुआ बाबू। समझ में आ गया सभी को। फटाफट एक बार सभी लोग शेयर करिए अपने दोस्तों तक बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूनी रविवार क्या है। खूनी रविवार क्या है। 1905 ईस्वी के, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को बाबू। 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में, रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश, रूस जो है और एशिया महाद्वीप जो है उनका एक छोटा सा जो देश है, जापान से ही पराजित हो गया। कौन पराजित हो गया, रूस पराजित हो गया। किससे, जापान से। जब ये हार गया उनसे, जापान जब जापान से हार गया रूस, तो पराजय के अपमान के कारण, हार के कारण जनता ने क्रांति कर दी। कहां की जनता ने, रूस की जनता ने। तब 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। बैठक बैठा, ठीक है, एक बुलावा, एक बैठक समूह बैठा। उस समूह में जो सेंट पीटर्सबर्ग जो थे वो अपने महल की ओर जा रहे थे, अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी जार की सेना ने, जार का मतलब रूस, रूस की सेना ने उस समूह में जो है बाबू जितने भी लोग थे उन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दिया। किसने, जार की सेना ने, जिसमें हजारों लोग
मारे गए। और यह जो घटना था रविवार के दिन हुई, अतः इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आप सभी को? चलिए, बहुत अच्छा। आप सभी को क्वेश्चन नंबर 7 है, पूंजीवादी क्या है? पूंजीवादी क्या है? पूंजीवादी ऐसी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था है, पूंजीवादी ऐसी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति तथा निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता दी जाती है। आप सिंपल सी भाषा में इसे लिख सकते हो पूंजी के बारे में, ठीक है। आप कोई पूंजी लगाते हैं, अपना निजी पूंजी लगाते हैं कि नहीं, और उससे जो आपको इनकम होता है, लाभ होता है, समझ लो ना, फिर उसमें आप पूंजी लगाते हैं, फिर उन चीजों को खरीदते हैं, फिर बेचते हैं। यह सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार एवं आर्थिक गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करती है। सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं होता है, समझ लो ना। जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं तो उससे लेना देना होता है, इसे ही क्या कहते हैं? पूंजीवादी कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को? क्वेश्चन नंबर बाबू 8 है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? पीबीआई प्रश्न है बाबू। कहता है समाज का वह वर्ग, हमारे समाज का वह वर्ग जिसमें गरीब किसान, कृषक मजदूर, सामान्य मजदूर, श्रमिक एवं आम गरीब लोग शामिल। सर्वहारा वर्ग उसे कहेंगे कि जो समाज का वह वर्ग जिसमें ये सारे लोग, गरीब किसान, कृषक मजदूर, सामान्य मजदूर, श्रमिक, आम गरीब लोग, जनता लोग शामिल हो, उसे क्या कहेंगे? सर्वहारा वर्ग कहेंगे। समझ में आ गया आप सभी को? एक बार कमेंट में बताएंगे जरूर बाबू, क्या आप लोगों को समझ में आता है या नहीं आता है, और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा आप सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट है 9 नंबर, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? दांडी यात्रा का उद्देश्य था बाबू कि समुद्र के पानी से, और ये जो दांडी का यात्रा है गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। इसमें देखिए क्या कहता है गांधी जी कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना तथा ब्रिटिश कानून के भय को, जो अंग्रेज है ना उनके डर से, कौन डर रहे हैं? भारतीय लोग, उनके अंदर के जो डर है भारतीयों के अंदर का, उसको दूर करना, यही क्या था? दांडी यात्रा का उद्देश्य था। समझ में आ गया ना? दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था बाबू? कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना और ब्रिटिश कानून के भय को भारतीय जनता के अंदर से निकालकर फेंक देना हमेशा के लिए। कोई भारतीय जनता नहीं डरना चाहिए उससे। नेक्स्ट है बाबू 10 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई, ज्यादा ध्यान देंगे आप सभी लोग, ठीक है। और वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं बाबू, बीच में छोड़ के कहीं मत जाइए, मजा आने वाला है, बस आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा ध्यान से आप लोग। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? जरा ध्यान से समझिएगा। कहता है तुर्की के सुल्तान को खलीफा कहा जाता था। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तुर्की के सुल्तान को क्या कहा जाता है बाबू? खलीफा कहा जाता है। यह जो है, यह जो तुर्की के जो सुल्तान थे खलीफा, समझ लो ना, यह इस्लामिक संसार का मालिक माना जाता था। इस्लाम जो धर्म होते हैं ना उसमें इसको मालिक मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड के हाथों, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, यह 1914 से 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध, और द्वितीय कब चला? 1939 से 1945 तक। बता दिया आप सभी को, यदि ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। इस्लामिक संसार का मालिक माना जाता था। जब प्रथम विश्व युद्ध में
इंग्लैंड के हाथों जब तुर्की की पराजय हुई, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय इंग्लैंड के हाथों जो है तुर्की की क्या हो गई, पराजय हो गई, हार हो गई। तो तुर्की के सुल्तान को सत्ता से हटा दिया गया। क्या गया भाई, आप तो हार गए, आप सत्ता से हट गए। तो भारतीय मुसलमानों ने इसी का तीव्र विरोध किया। इसे ही क्या कहते हैं, खिलाफत आंदोलन कहते हैं। समझ में आ गया आप सभी को? एक बार लाइक जरूर करिए बाबू, आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिए। सभी लोग लाइक नहीं करते हैं जी, लाइक करिए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मुस्लिम लीग के क्या उद्देश्य थे? मुस्लिम लीग के क्या उद्देश्य थे? यदि इसका पीडीएफ लेना है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए 9798519639, ठीक है। या टेलीग्राम पे लिंक है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है और टेलीग्राम का, वहां से जाके ले सकते हैं। क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के क्या उद्देश्य थे? मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था बाबू 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई। कहां में? ढाका। बांग्लादेश की ये राजधानी है ढाका, वहीं पर जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। क्वेश्चन तो ये कहते हैं इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि मुस्लिम के हितों की रक्षा करना, मुस्लिम के हितों की रक्षा करना। इसका नींव ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां ने रखी थी। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। क्या उद्देश्य था? कि मुस्लिम के हितों की रक्षा करना। इसका उद्देश्य मुसलमानों को सरकारी सेवा में, कि मुसलमान को भी सरकारी सेवा में जगह देना चाहिए, उचित स्थान दिलाना, जैसे नौकरी, ये भी आर्मी बनना चाहिए, ये भी ऑफिसर बनना चाहिए, एवं न्यायाधीश के पद पर मुसलमान को जगह दिलाना चाहिए, ये भी जज बनना चाहिए, वकील बनना चाहिए, न्यायाधीश बनना चाहिए। समझ रहे हो ना? विधान परिषद में अलग निर्वाचन मंडल बनाना, अलग अलग सीट इसका भी होना चाहिए, काउंसिल में उचित जगह पाना, ये सब इसका उद्देश्य था। किसका? मुस्लिम लीग का। समझ में आ गया सभी को ना? चलिए बहुत अच्छा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 12 नंबर, विश्व बाजार किसे कहते हैं बाबू? विश्व बाजार किसे कहते हैं? उस तरह के बाजारों को हम विश्व बाजार कहते हैं, उस तरह के बाजारों को हम विश्व बाजार कहते हैं जहां विश्व की सभी देशों की वस्तुएं, विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को, जो गरीब है ना, उनको भी खरीदने के लिए उपलब्ध हो। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, मुंबई में हर कोई कुछ खरीद सकता है। समझ रहे हो ना? उसे ही क्या कहेंगे बाबू? विश्व बाजार कहेंगे। समझ में आ गया आप सभी को? चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 13 है बाबू, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? कहता वैसा राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष को, वैसा राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष को प्राथमिकता न देकर सभी धर्मों को समान आदर प्राप्त हो। सभी धर्मों को जो समान माने, ये कि नहीं हिंदू धर्म अलग हो गया, मुस्लिम धर्म अलग हो गया, सिख धर्म अलग हो गया, ऐसा नहीं। वैसा राज, वैसा राज, समझ रहे हो ना? वैसा स्टेट, वैसा देश जिसमें किसी भी धर्म विशेष को प्राथमिकता न देकर सभी धर्मों को सम्मान दिया जाए, उसे ही क्या कहते बाबू? धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। जैसे हमारा भारत, भारत में सभी धर्मों को समान माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 बाबू, मोस्ट वीवीआई। ये क्वेश्चन है आपका पॉलिटिकल साइंस का। देख रहे हैं आप सभी लोग, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? सबसे पहली बात है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट है, उनको सीखिए। भारत ने 26 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वनिर्मित संविधान को अंगीकार एवं स्वीकार किया, जिसमें नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को सुरक्षित रखने पर बल दिया। जब से संविधान लागू हुआ, समझ रहे हो ना, उसी समय से बताया गया कि जितने भी नागरिक लोग हैं
उन नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को सुरक्षित रखने पर बल दिया गया, उसे ही इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। समझ रहे हो ना, समझ में आ गया सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है बाबू। क्या जी बहुत बड़ा है क्या, और थोड़ा सा छोटा कर लेते। चलिए ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। कहता सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतंत्र मतलब जनता का, समझ रहे हो ना, लोगों के द्वारा चलाया गया शासन लोकतंत्र। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। क्या है, मूल मंत्र है। लोकतंत्र में जनता ही सारी शक्तियों का स्रोत एवं उपभोग करने वाली होती है। लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है बाबू। जनता चाहेगा तो सरकार बना भी सकते हैं, सरकार को गिरा भी सकती है, ठीक है। लोकतंत्र में समाज के विभिन्न समूहों, अलग अलग जाति, समझ रहे हो ना, एवं विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। जितने भी अलग अलग के लोग होते हैं सबको एक सम्मान माना जाता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में ही विभिन्न सामाजिक समूहों के हितों एवं जरूरतों का सम्मान कर उनके बीच मतभेद तथा टकरावों को दूर किया जाता है। कोई इसमें मतभेद नहीं लोकतंत्र में, तथा देश प्रगति की पथ सदा अग्रसर आगे चलते रहता है। आज भी हमारा जो भारत है प्रगति की ओर चल रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है बाबू, मोस्ट VVI, जरा ध्यान से देखिएगा सभी लोग। वार्ड पार्षद के क्या कार्य है। वार्ड के बारे में आप लोग जानते हैं बाबू, गांव के हैं सभी लोग जानते होंगे, जो शहर के हैं वो भी जानते होंगे, ठीक है। तो वार्ड पार्षद के क्या कार्य है। वार्ड पार्षद के निम्न कार्य है बाबू। पहला क्या कार्य है कि वार्ड, वो जो वार्ड होते हैं अपने, समझ रहे हो ना, अपने जो होते गांव में सफाई की व्यवस्था करना। दूसरा जो सड़क, नाली है, गली है, उन सभी को बनवाना। तीसरी बात जल की व्यवस्था करना, रोशनी नहीं है रोशनी की व्यवस्था करना। ये सारे काम किसका है, वार्ड पार्षद का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बाबू 17 है। ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग कौन कौन है। ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग कौन कौन है। ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग निम्नलिखित। पहला क्या है बाबू, ग्राम सभा। दूसरा कार्यकारिणी समिति। तीसरा पंचायत सेवक। चौथा ग्राम रक्षा दल। पांचवा ग्राम कचहरी। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% 100% मिलते हैं बाबू, और बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन याद रखिए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है बाबू, मोस्ट VVI, कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। देखिए ध्यान से, जब देश की सत्ता में, जब देश की सत्ता में देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को हिस्सेदार बनाया जाता है। हाँ भाई, सभी लोग इसका हिस्सेदार, हम भारत के रहने वाले हैं ना, सबका हिस्सा है ना इसमें, इस देश पर। तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। जब देश की सत्ता में देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को, जितने भी वर्ग के लोग हैं, बराबर हिस्सेदार दिया जाता है। मान लो, देखिए सिंपल सी बात, आपके पिताजी है, उनके 4 बेटे हैं, तो चारों बेटों को तो बराबर हिस्सा दिया जाएगा ना जमीन जगह का। तो वही क्या हो गया बाबू, सत्ता की साझेदारी हो गया। बहुत मजे तरह से आप लोग सीख लिए होंगे, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बाबू, ध्यान से देखते रहिए आप लोग और आनंद उठाते रहिए, ठीक है। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, छोड़ के मत भागिए आप सभी लोग, ठीक है। कहता जिला परिषद के 3 कार्य को लिखिए। जिला परिषद के 3 कार्य को लिखे। चलिए इनके 3 कार्य तो निम्नलिखित है बाबू। पहला क्या है कि पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के बीच संबंध स्थापित करना। जो पंचायत समिति होते हैं और ग्राम पंचायत के जो लोग होते हैं, उन दोनों के बीच संबंध स्थापित करना, संबंध बताना है, समझ रहे हो ना। दूसरी बात, विभिन्न पंचायत समितियों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को संतुलित करना।
जितने भी पंचायत में योजना आए हैं उन सब को जो है जिला परिषद के निगरानी में पहले देखा जाएगा। ठीक है। तीसरा क्या है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा उनका विकास करना। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी हर टीचर को देखा जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बाबू 20 है और लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो के अंत तक आप सभी लोग बने रहिए बाबू और मजा लेते रहिए। परिवारवाद क्या है? कहते हैं जब किसी जनप्रतिनिधि के निधन या इस्तीफे के कारण कोई सीट खाली हुई, जब किसी जनप्रतिनिधि के निधन या इस्तीफे के कारण कोई सीट खाली हुई और उसे उसके ही किसी परिजन को टिकट दे दिया जाए तो यह परिवारवाद कहलाता है। समझे आप लोग? नहीं समझे? चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं। मान लो कि आपके घर में किसी का नौकरी है, आपके दादा का, आपके पिताजी का, यदि उसका निधन हो जाता है और उसके बदले में उसके बेटा या कोई भी फैमिली को यदि उसके बदले में नौकरी दे दिया जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं? परिवारवाद कहा जाता है। समझ में आ गया? तो सो प्लीज आप लोगों को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए